प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और चौथा टॉपिक था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फर्स्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि बीइंग अ पाकिस्तानी में बहुत सुस्ती आई और आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो जो आखिरी टॉपिक है वो मैं प्रिपेयर नहीं कर सकी, तो वो मेरा अगला सेशन होगा इंशाल्लाह 12th को, तो वो मैं उसके साथ 5 मिनट्स में इंशाल्लाह कवर अप करा लेंगे। तब तक आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, या हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। टू स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, हम पैथोलॉजी हम कहते हैं कि इट इज़ एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जो मेरे साथ जितने भी सेशंस होंगे, हम पहले फिजियोलॉजी करेंगे और फिर हम उसकी फ़ौरन से पैथोलॉजी कर लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी से। अब इसको मैं थोड़ा सा लटकाऊंगी, लेकिन वो इसीलिए होगा कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए पैथोलॉजी की, ठीक है। अब ये जो इमेज है, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की। अब हम सबको पता है कि नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है दैट इज़ द बोमेंस कैप्सूल कंटेनिंग द ग्लोमेरुलस, ठीक है। आज जो हमने डिजीजेस पढ़नी है वो सारी ग्लोमेरुलस की डिजीजेस हैं, तो हम पहले देखेंगे कि उसकी बेसिक हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है। ये जो इमेज है, इसमें पॉइंटर नज़र आ रहा होगा और साथ लेबल्ड है, सो नॉट एन इशू। ये दिखा रहा है जी कि ये बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ठीक है। फिर स्पेस आती है और उसके अंदर ये ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है। अब ग्लोमेरुलस है क्या? इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अब ये मेंशन्ड है कि ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब हम जब बनाते भी हैं तो हम कैपिलरीज को ओवल और साइड पे एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये जो ओवल है ये सारी कैपिलरीज हैं, इनके अंदर ब्लड होगा, ठीक है जी। अब जो होता क्या है ग्लोमेरुलस में, दे आर नॉट ओनली कैपिलरीज, पोडोसाइट्स होते हैं सेल्स जो कैपिलरीज के साथ जुड़े होते हैं। अगर ये कैपिलरी है, अगर वीडियो नज़र आ मतलब मेरी ऑन कर लेना जो मेरी आ रही है, ठीक है। ये कैपिलरीज हैं और ये पोडोसाइट्स हैं, तो वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इट मेक्स अ सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। अब जी ये आ गई कैपिलरी, उसके ऊपर आ गया पोडोसाइट। इसी तरह 2 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होंगी, 2 नहीं होंगी, बेशुमार होंगी, लेकिन वो आपस में तो नहीं जुड़ी हुई, तो उनके बीच में जो जगह है उसको कवर अप करते हैं द मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। मतलब कैपिलरीज हैं, उनके साथ पोडोसाइट्स जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट कैपिलरीज के बीच में मेसेंजियल सेल्स पड़े हुए हैं, ये सब कुछ मिलके बना रहा है द ग्लोमेरुलर टफ्ट, और वो पड़ा हुआ है बोमेंस कैप्सूल के अंदर इस तरह करके, ठीक है। आई होप कि ये पिक्चर सबको क्लियर होगी और ये हिस्टोलॉजी भी सबको क्लियर होगी। और ये पिक्चर नज़र आ रही है हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे स्टेनिंग के बाद, ठीक हो गया। नॉर्मल ग्लोमेरुलस ऑन द लाइट माइक्रोस्कोपी। अब जी हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ फर्दर फाइन रिफाइंड मतलब टेक्निक टू व्यू इट। ये जो पिक्चर है इट इज़ ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आप इसमें देखो हमें सब कुछ अलग अलग नज़र आ रहा है। जो इस पिक्चर है इसमें हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये कैपिलरी है, ये उसकी मेम्ब्रेन सी है, मतलब कैपिलरी की जो वॉल है वो है, 7 पोडोसाइट्स हैं। इस पिक्चर में बहुत क्लियर है, इतना क्लियर मतलब आ जाते नहीं आते इस मैग्नीफिकेशन पावर पे, ठीक है। और ये ब्लू द मेसेंजियल सेल्स हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें बड़ी क्लियर ये वाली GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है। उसके अंदर ये ल्यूमेन मेंशन्ड है, उसके अंदर आ रहे हैं एंडोथेलियल सेल्स और बाहर आ रहे हैं एपिथेलियल सेल्स। अब इसको गौर से सुनो कि जो मैंने पहले बात की थी कि कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है वो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं, द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एंडोथेलियल सेल्स। अब जो हमें पता है कि कैपिलरीज आर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में से कैपिलरीज आर द सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स। तो अब क्वेश्चन कैन अराइज किसी के ज़हन में कि एंडोथेलियल सेल्स और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इट लुक्स लाइक कि ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन ये सिंगल चीज़ है। होता क्या है कि जो भी सेल है इट इज़ रेस्टिंग ऑन द मेम्ब्रेन, द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी भी सेल की, बॉडी की किसी भी सेल की। ग्लोमेरुलस में हम क्या करते हैं, हम उसको ज़रा ज़्यादा गौर से देखते हैं क्योंकि उसके बीच में स्पेसेस होती हैं जहाँ से फिल्ट्रेशन हो रही होती है। तो द एंडोथेलियल सेल्स जो है दे आर द नॉर्मल एंडोथेलियल सेल, यानी कि जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, और उन्हीं एंडोथेलियल सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम कह देते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और अब है जी एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स कौन से सेल्स हैं? ये वही पोडोसाइट्स हैं जो कैपिलरी के ऊपर लगे हुए थे। वी आल्सो कॉल देम द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। कुछ जगह पे हम उसको पोडोसाइट्स कहेंगे, कुछ जगह पे हम उसको एपिथेलियल सेल्स कहेंगे। दे आर वन एंड द सेम थिंग। और ये तीनों चीज़ें एक्चुअली दोनों चीज़ें, क्योंकि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, अ पार्ट ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। इन तीनों मिलके बना देंगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, कि जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होनी है। ऑलराइट,
और ये यूरिनरी स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ही मेसेंजियल सेल्स डिस्पर्स्ड होंगे। और ये प्लेटलेट नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड, तो जो सेक्शन उन्होंने लिया है कैपिलरी का उसमें प्लेटलेट नजर आ रही है। ऑलराइट जी, अब ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, और अब यही डायग्राम ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। ये जो ब्लू लंबे लंबे नजर आ रहे हैं, दीज आर द पोडोसाइट्स। इनके ये जो पोडोसाइट्स होते हैं, अब सेल हमारी बॉडी में हर जगह डिफरेंट शेप के हैं। जो पोडोसाइट है उनके इलोंगेशंस होती हैं, विच आर कॉल्ड द फुट प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट, ठीक है जी। और उनके बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनती हैं। सो दीज आर द पोडोसाइट्स। नीचे उसके आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन के एंडोथीलियम, जिसको एंडोथीलियल सेल्स कह रहे हैं। लेकिन दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसके बीच में स्पेस है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, उन्हीं की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। चलें जी, दिस वाज द बेसिक हिस्टोलॉजी। ये हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में छोड़ के आ चुके थे, तो अब हम दोबारा रिवाइज करें। ऑलराइट, अब आते हैं टुवर्ड्स ग्रेजुएट। आयशा, हाँ आयशा थोड़ी हाँ हाँ, पिक्चर जूम कर लो, पिक्चर जूम कर लो कैसे करें। ओके ओके, ये वाली तुम कहाँ जो ऊपर वाली, ये दोनों पिक्चर्स जूम करके दिखाओ। ठीक है, इसको दोबारा देख लें, फिर इसको दोबारा देख लेते हैं। वही बात है, दिस इज द एंडोथेलियल सेल्स, जो कि कैपिलरी की लाइनिंग है, उन्हीं की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर जो नेम्ड है एपिथेलियल सेल्स, दे आर एक्चुअली द पोडोसाइट्स। दिस इज अ पिक्चर ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड दिस इज जस्ट अ स्कीमेटिक डायग्राम कि ये पोडोसाइट्स है लंबे लंबे, उनके फुट प्रोसेसेस हैं, इसमें नहीं दिखाए हुए लेकिन होते हैं, और उनके बीच में दिस इज द फिल्ट्रेशन स्लिट, ये भी इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन द एंडोथेलियम। ये रॉबिन्स की पिक्चर है, मैं इसको क्रॉप किया है तो वो उसके आगे कंप्लीट है, ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब जी बेसिक हिस्टोलॉजी हमारी हो गई ग्लोमेरुलस की, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट, इफ नॉट यू कैन री क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन, जब हम चैट बॉक्स और वो खोलेंगे, ठीक है। अब सिंड्रोम क्या होता है? हर डिजीज को जो हम डायग्नोसिस करते हैं, इट इज़ मोस्टली ऑन द सिम्टम्स। मतलब फर्स्ट चीज़ होती है कि सिम्टम्स क्या हैं उस बंदे को। जब भी मरीज आपके पास आता है, एवं नहीं कोई उठ के आ जाएगा, एक्सेप्ट कोरोना में आ जाते हैं लोग, लेकिन वैसे कोई नहीं आएगा कि जी प्लीज चेक मी फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वाई, मुझे कुछ सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब जैसे अब सिम्टम्स, अब हम सिंप्लीफाई करके सिंड्रोम की तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, लेकिन एक बंदा आता है, मैं कहती हूँ कि मुझे नज़ला है और साथ मुझे छींकें, ठीक है, मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, मैं कहूँगी मुझे नज़ला है और साथ मुझे छींकें, ये दोनों सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स की वेरियस कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। इट कैन बी एलर्जी, इट कैन बी अ नेजल पॉलिप, इट कैन बी डीएनएस, इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग, राइट। कोई सेंस ऑफ स्मेल से मुझे हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। इसी तरह अब हमें पता है, मेजॉरिटी को ये पता होगा कि व्हाट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। मतलब एक सिंड्रोम में बहुत सारे सिम्टम्स को जब यूजुअली लोगों में इकट्ठे एग्जिबिट हो रहे होते हैं, तो हम उसको नेम कर देते हैं सिंड्रोम। मतलब यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स कुछ सिम्टम्स इकट्ठे आ रहे हो बार बार एक ही कॉज की वजह से, या एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉजेज वजह से, तो हम उसको कह देते हैं सिंड्रोम। अब इसी तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू द किडनी। अब ये चीज़ कल हतीजा ने भी बताई थी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है और नेफ्रिटिक सिंड्रोम में क्या है। आज हम कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि परमेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन्स बढ़ती है, ठीक है। अब उसकी मैनिफेस्टेशन ये चीज़ कल आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी दोबारा आई कैन रिपीट इट के जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, उसका सबसे मेजर सिम्टम इज मैसिव प्रोटीन यूरिया। इट विल बी 3.5 ग्राम्स और मोर। अब प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन बॉडी से बाहर जा रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं वो है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन ब्लड में कम हो जाएगा, इट विल बी हाइपोएल्ब्यूमिनिमिया, ठीक है। एंड जनरलाइज्ड एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरलिपिडूरिया। इसकी पैथोजेनेसिस में भी कराती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जब आएंगे तो उसको हम कह देते हैं इट इज अ सिंड्रोम व्हिच इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो मैंने लंबी लंबी डिजीज के नाम शुरू में लिए थे, वो सारी हैं क्या, दे आर द कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब पहले पैथोजेनेसिस करते हैं, फिर ये चीज ज्यादा क्लियर आ जाएगी। Now this pathogenesis is the pathogenesis of the nephrotic syndrome, not a disease causing the nephrotic syndrome, ठीक है जी। इसलिए इसके पैथोजेनेसिस में ना बड़ा मतलब वेग सा लिखा हुआ है, डिरेंजमेंट इन द कैपिलरी वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुला, यानी कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरी वॉल में कोई डिरेंजमेंट होगी जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा।
अब कैपिलरी वॉल में कितनी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं, हम पोडोसाइट्स पढ़ चुके हैं, हम उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, हम उसके एंडोथेलियल सेल्स पढ़ चुके हैं, हम उसके मेसेंजियम को पढ़ चुके हैं। किसी भी जगह पे डिरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन वट एवर द कॉज डिरेंजमेंट हो गई कैपिलरी वॉल्स में तो क्या होगा, परमेबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स नॉर्मली क्यों नहीं फिल्टर होती, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। तो जब डिरेंजमेंट होगी वॉल में तो साइज ऑफ द स्लिट बड़ी हो जाएगी, तो वो मैच कर जाएगी और प्लाज्मा प्रोटीन आराम से निकल जाएंगी, क्योंकि प्रेशर तो बहुत है, प्रेशर का मसला है, ठीक है। तो जब इंक्रीज परमेबिलिटी होगी टू द प्लाज्मा प्रोटीन तो क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, ऑब्वियसली मतलब जब यूरिन में जाएगी तो वो प्रोटीन यूरिया होगा। अब मेनली वी कंसिडर इट एज एल्ब्यूमिन, बाकी भी होते हैं लेकिन एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन के ज़्यादा इफेक्ट्स होंगे। एल्ब्यूमिन जब ज़्यादा सिक्रीट एक्सक्रीट होगा, नॉट सिक्रीट एक्सक्रीट, फिल्टर हो के एक्सक्रीट होगा, तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा इन द ब्लड। उससे क्या होगा कि ब्लड का प्लाज्मा ब्लड में प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ये सारी वही फिजियोलॉजी बार बार हम मतलब कर चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, वाटर होल्ड कम रहेगा। जब वाटर का होल्ड कम रहेगा, अट्रैक्शन कम रहेगी, तो वो पाए जाएंगी पूरी बॉडी में, कहीं भी जा सकती है। तो इस डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर के दो इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला इफेक्ट होगा एडिमा, कि मतलब नॉर्मल कैपिलरी में जब किसी और पार्ट के, फॉर एग्जांपल बैक के, टिबिया, लेग्स के, हाथों के, कहीं पे भी जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो पानी बाहर जाएगा, फ्लूइड, इट विल कॉज एडिमा। दूसरी मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेनिन सिक्रीशन। जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट हो रहा है, साथ एडिमा हो रहा है, यानी कि पानी ब्लड से निकल के, ब्लड कैपिलरी से निकल के जा रहा है एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस में, तो क्या होगा, इट विल इवेंचुअली कॉज एन डिक्रीज इन द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन इट विल बी लीकिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरीज एवरीवेयर वेयरएवर इट फाइंड्स स्पेस, सो इट विल डिक्रीज द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम इनसाइड द वेसल्स। इस सब से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो टू द किडनीज है वो कम हो जाएगा। दिस विल ट्रिगर द रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, और वो क्या सिक्रीट करेंगे, रेनिन। अब ये रेनिन क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस को एक्टिवेट करेगा। वो सारी जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि वो उसका एंड इफेक्ट क्या आएगा, ऑल द थ्री जो भी उसके वो होते हैं कि फ्रेंट आर्टेरियल्स कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे, फ्रेंट की डायलेशन हो जाएगी, उन सब से क्या होगा, इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। अब ये बॉडी ट्राई करेगी कि जो मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड का, वो मैं सॉल्ट और वाटर रिटेन करूं। इससे हमें क्या नुकसान है, बॉडी को सिर्फ ये है कि मेरा ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि हमारी किडनी खराब है, उसको ये नहीं पता कि हमारे बाकी बॉडी में एडीमा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि एडीमा फर्दर एग्रीवेट हो जाएगा, बॉडी उधर से अपना पानी सेव करती रहेगी, बाकी जगह से वो निकलता रहेगा, एडीमा बढ़ता जाएगा, एंड इट कैन लीड टू एनएसआर का। ये चीज़ रॉबिन्स में मेंशन्ड है। जो सारे नोट्स हैं दे आर बेसिकली रॉबिन्स, और जो एक आधी चीज़ मैंने पिथोमा से ली है तो वो आई टेल यू लेटर, ठीक है जी। दिस इज द बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑलराइट। अब आते हैं कॉजेज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसकी सिस्टमैटिक कॉजेज हो सकती है, मतलब डायबिटीज हो सकती है, माइलॉइडोसिस हो सकती है, सेली हो सकती है, ठीक है। अब इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा सुना होगा कि शुगर हो गई, शुगर के बाद कंट्रोल थी या अनकंट्रोल थी, जो ही एज ज़्यादा एडवांस करती गई तो किडनी खराब होने लग गई, फिर उसके बाद रीनल फेलियर में कोई खाना हादसा चला गया। ये बहुत कॉमन होता है, जब भी हम रीनल फेलियर का बंदा हमारे पास वार्ड में होता है तो हम यही सवाल पूछते हैं कि आपको शुगर तो नहीं थी, आप उसकी दवाई लेते थे या नहीं लेते थे, ठीक है जी। तो इट कैन बी अ सिस्टमैटिक कॉज। अब जी सिस्टमैटिक कॉजेज के अलावा द कॉजेज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी द रीनल लीजन्स, जो हम आज पढ़ेंगे, जो हमारा मेजर टॉपिक है, ठीक है। एक है जी मिनिमल चेंज डिजीज, फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, यू विल स्टडी इट योरसेल्फ, लेकिन होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट रियली वेल, ठीक है जी। चलें, अब हम जाते हैं वापस ऊपर, और बड़े मज़े से एक मैजिक होगा, और आपको ये जो इतने लंबे लंबे नाम है ना, ये जो ए सी और डी, इतने लंबे लंबे नाम है, ये 2 मिनट 3 डिजीजेस हैं, 3 मिनट में आपको सारी समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। हम आएंगे जी इस इमेज पे, जूम कर देती हूँ, जिनको पहले नहीं भी नजर आई उनको अब आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। ये है, अब 3 डिजीजेस हैं, तीनों की हमने लोकेशन देखनी है,
3 मिनट लगेंगे, विल गेट टू नो इट। ठीक है, बाहर से अंदर को आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, पोडोसाइट। मैंने कहा पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस होते हैं जो फिल्ट्रेशन स्लेट बनाते हैं। अगर ये फूड प्रोसेसेस खराब हो जाए, मतलब द डिजीज इज इन द फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स, इट विल बी आर डिजीज नंबर 1, मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है जी। पार्ट बी जो है उसका, जो स्क्लेरोसिस वाली है, उसमें फूड प्रोसेस ही यही डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है। कम टूवर्ड्स पार्ट नंबर, डिजीज नंबर 3, मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है कि डिपॉजिट्स होंगे एंटीबॉडीज के, एंटीजेंस के साथ, और वो किधर होंगे, आर साइट नंबर 2, सब एपिथेलियल सेल्स, यानी कि पोडोसाइट्स के नीचे। ठीक है, पोडोसाइट्स आर एपिथेलियल सेल्स, तो सब एपिथेलियल सेल्स यानी बिलो द एपिथेलियल सेल्स, बिलो द एपिथेलियल सेल्स यानी बिलो द पोडोसाइट्स। ये हो गई हमारी डिजीज नंबर 2। ठीक हो गया। अब जो है डिजीज नंबर 3, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होगी टाइप 1 और एक होगी टाइप 2। इसको उल्टा करेंगे, जो टाइप 2 है ना, उसके नीचे आगे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमारे इसके सब पोडोसाइट्स के नीचे, सब पोडोसाइट्स में डिपॉजिट्स हो गए मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी के, उसके नीचे आगे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स हैं, दैट विल बी टाइप 2, ग्लोमेरुलो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे, यानी कि अगर हम अंदर से देख लें टू जस्ट बी फैंसी, और हम मतलब शो मानिए कि हमें दोनों सब कुछ आता है, तो यानी कि सब एंडोथेलियल हो गए, सो दैट विल बी टाइप 1, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इज द बेसिक स्केच ऑफ आवर लेक्चर। 25 मिनट हो गए हैं, अब भी जल्दी से 20 मिनट हम उड़ाएंगे इसको कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये बात होपफुली समझ आ गई है कि बाहर से अंदर हमारी डिजीजेस की लोकेशन है। अब चलते हैं वापस नीचे, इसमें जाएंगे हम। हमारी पहली डिजीज, वेरी फैंसी नेम, मिनिमल डिजीज। से सिर्फ अंग्रेजी है। मिनिमल मतलब हमें क्या लग रहा है कि कोई थोड़ा सा चेंज हुआ होगा लेकिन बीमारी हुई होगी। ठीक है, मिनिमल थोड़ा सा चेंज डिजीज बीमारी, कोई थोड़ा सा चेंज हुआ होगा लेकिन बीमारी हुई होगी। थोड़े से मुराद क्या कि मतलब, अच्छा इसको हम आगे मॉर्फोलॉजी में करते हैं। अब मिनिमल चेंज का मतलब है कि ग्रॉसली भी मिनिमल चेंज है और हिस्टोलॉजिकली भी मिनिमल चेंज है। ठीक है जी। अब हम कहते हैं इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। अब जस्ट फॉर हाँ कि हमें याद रहे, मिनिमल से छोटा याद रख लो, उससे याद रख लो कि बच्चों में सबसे ज्यादा नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिनिमल चेंज डिजीज कहलाएगी। ठीक है जी। लेकिन नॉट ओनली इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन बट नॉट ओनली इन चिल्ड्रन, इट कैन अकर इन एनी एज। ठीक है जी, कॉमन बिटवीन 1 to 7 years। अब जी करेक्टरिस्टिक्स देखें जी, हमने इतना रोला डाला, इतना सारा कुछ समझा पड़ा, कहा बीमारी है, करेक्टरिस्टिक्स में आ गया जी, लाइट माइक्रोस्कोपी, नॉर्मल अपीयरेंस। दिस गोज फॉर द नेम ऑफ द डिजीज के मिनिमल चेंज है। मिनिमल चेंज मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में करके कहेंगे हाँ हाँ ठीक है इसको जान दो, ठीक है, लेकिन उसको डिजीज है, मिनिमल डिजीज है। ऑलराइट, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइट माइक्रोस्कोपी पे, नॉर्मल अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि जब हमने पहली पिक्चर देखी थी, हमने इसमें कहा था कि जाके देख लेते हैं पिक्चर। अब हमने इसमें कहा था कि ये कैपिलरीज हैं, ये हमें थोड़े थोड़े पोडोसाइट्स नजर आ रहे हैं। इस मैग्निफिकेशन में आपको मोस्टली पिक्चर्स मिलेंगी, उसमें ये भी इतने क्लियर नजर नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो यानी कि हमें बेसिकली कैपिलरीज नजर आ रही है, ये जो पोडोसाइट्स के नजर आ रहे हैं भी छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इसके फूड प्रोसेसेस बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहे। अब डिजीज किस में है, फूड प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स में। ठीक है, तो वो इतनी माइन्यूट, द चेंज इज नॉट माइन्यूट, मतलब इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस होगी लेकिन वो लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें नजर नहीं आएगी। इट इज आउटसाइड द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, मतलब इस पोडोसाइट को खुद कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसके फूड प्रोसेसेस में मसला है। तब जब हम इसमें इसके फूड प्रोसेस इतने क्लियर नजर ही नहीं आ रहे, तो उसके लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ द मिनिमल चेंज डिजीज में उसका जो लीजन है वो भी नजर नहीं आती। ठीक है जी, इसलिए हम इसको कह देते हैं मिनिमल चेंज डिजीज, क्योंकि सिम्टम्स हमें बिल्कुल नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ रहा है पूरा का पूरा, वो भी बच्चों में। बच्चे सबको बहुत अजीज होते हैं अपने, इसलिए बच्चों में आ रहा है। इट इज अ प्रॉपर डिजीज, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी पे नॉर्मल अपीयरेंस है, इसलिए इसको कह रहे हैं मिनिमल चेंज। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे उसमें हमें उसके फूड प्रोसेस बहुत प्यारे खूबसूरत नजर आ रहे हैं, तो उसमें हमें नजर आएगा डिफ्यूज डिफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस। ठीक है, फैंसी इंग्लिश, लेकिन मतलब कि फूड प्रोसेस खराब है। अब जी उसमें होता क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अब जी अगर इससे पूछें आपसे पैथोजेनेसिस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो तो हमने कहा डी अरेंजमेंट होगी पिलरी मेम्ब्रेन की, सारा कुछ हो जाएगा।
सारे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मैनिफेस्टेशन आएंगी वो भी उसी वजह से आएंगी। अब लेकिन जो हम डिजीज के साथ पढ़े हैं वो हम ये पढ़े हैं कि मिनिमल चेंज डिजीज इफेस डिफ्यूज्ड इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस वो क्यों होता है, ठीक है। तो जी अब है पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या है कि अननोन, मतलब नॉट क्लियरली नोन, ठीक है। कहते ये हैं कि इट इज अ सर्कुलेटिंग डिराइव्ड फैक्टर है और मोस्ट प्रोबेबली टी सेल्स डिराइव्ड फैक्टर है, मतलब टी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनसे एक फैक्टर निकलता है, वो सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेट करते करते किडनी में जाता है, उधर कर देता है पोडोसाइट्स पे डैमेज और इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस, ठीक है। नॉट अ बिग डील। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी याद पेपर में